सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ। सुखनवरी का बहाना बनाता रहता हूँ। तेरा फसाना तुझी को सुनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों। असद बदायूनी के इस शेर के साथ मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से दी अर्बन कवि के इस पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बात करते हैं कविताओं के बारे में, कवियों के बारे में, गज़लों के बारे में, शेरों के बारे में, उनसे जुड़े कुछ जज्बातों के बारे में, उनसे जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। तो इस जर्नी में हमेशा की तरह मेरा साथ देती हैं मेरी बड़ी बहन संगीता। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने शुरुआत में जिस शेर के साथ शुरुआत की, जिस सुखनवरी की बात इस शेर में हुई, जिस लेखन की, जिस पोइट्री की बात असद बदायूनी साहब कर रहे हैं इस शेर में, वही टॉपिक है आज का हमारा। आज हम बात करेंगे पोइट्री के बारे में। हम बात करेंगे कि पोइम्स को किस तरह से कवि देखता है। तो वैसे तो कवि हर चीज़ पे नज़र रखता है, दुनिया की तमाम चीज़ों पे उसकी नज़र रहती है। एक अलग एक अलग नज़र मिली होती है, जिसकी वजह से वो हर हर दुनिया की हर एक चीज़ को, चाहे नेचर हो गया, चाहे दुनिया की परेशानियाँ हो गई, चाहे दुनिया के और मसले हो गए, उस पे एक एक अलग एक नज़र, पार की नज़र रहती है कवि की। लेकिन क्या होता है जब कवि अपने ऊपर नज़र डालता है या अपनी कविताओं पे नज़र डालता है? कहाँ से वो कविताएं आती हैं, या किस तरह की परेशानियों से उसे गुजरना पड़ता है वो कविता बनाने के लिए, या वो चीज़ें जो उसे कवि बनाती हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो तो संगीता जी, आप भी लिखने की शौकीन हैं, पढ़ने की तो है ही ऑब्वियसली, और जो लिखने का भी सिलसिला है वो आपका काफ़ी पुराना है। तो तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि कविता का जो स्ट्रक्चर है या जो उसका ओरिजिन है, उस पे जब कवि अपनी नज़र डालेगा तो किस तरह से उसे देखता है, या किस तरह से आप उसे देखती हैं? सौरभ, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझसे ज़्यादा अच्छा तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा लिखते हो और मुझसे ज़्यादा लिखते हो। लेकिन जहाँ तक कविता की बात है तो कविता, मुझे मुझे तो, अगर मैं खुद अपनी बात करूँ कि मैं किस तरह से कविता को देखती हूँ, एक कवि होने की हैसियत से, मेरे लिए तो कविता को डिफ़ाइन करना ही बहुत मुश्किल है। कविता की शायद कोई टेक्निकल डेफिनेशन होगी। और जब मैं छोटी थी तो सोचती थी कि जिसमें रिदम है, जिसमें तुकबंदी है, वही कविता है। शायद वो एक छोटा सा ख्याल था कविता के बारे में। लेकिन ये हमारी जो मॉडर्न पोइट्री है, उसने तो जो छंद की जो छंद का जो बंधन है, उसे तो कब का तोड़ दिया है। तो अब वो नियम तो हमारे लिए नहीं रहे कि कविता में होने चाहिए। तो फिर अक्सर मैं सोचती हूँ कि कविता को, क्या चीज़ कविता बनाती है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए कविता वो है जो, जितना जो कोई ऐसी चीज़ जो जितना कहती है उतना ही अनकहा भी छोड़ देती है। और लाइनों के बीच में वो जो सन्नाटा होता है, उसी में से जो चीज़ निकलती है, मेरे लिए वही कविता है। काफ़ी वेग सी डेफिनेशन है मेरे लिए, लेकिन लेकिन मैं कविता का मतलब यही समझी हूँ अब तक। बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी पोएटिक अंदाज में आपने ये आंसर दिया है कि जितना कहा है उतना इंटरप्रिटेशन के लिए भी छोड़ दिया गया है। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से आपकी। और इस बात से जो लोग लिखते हैं बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे कि कविता कुछ कहने का और कुछ साथ में कुछ ना कहने का नाम है। और पढ़ने वाले की जो इंटरप्रिटेशन है वो उस कविता को पूरा करती है। और बिल्कुल मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूँ। मेरे लिए पर्सनली अगर आप देखें तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जितनी क्लीशे होती हैं वो उसकी कोई एक वजह होती है। तो जैसा कि कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो मुझे लगता है कि वो एक जो कहावत है वो बिल्कुल सही है इस केस में। तो पर्सनली मैं कविता को जिस तरह से देखता हूँ कि कवि या एक शायर को एक एक ऐसी नज़र मिली होती है ऊपर वाले के करम से, कि वो चीज़ों को एक अलग नज़र से देख सकता है। और एक उसका जो एक पर्सपेक्टिव है, और जो चीज़ें लोगों को साधारण लग रही हैं, जो चीज़ें लोगों को आम लग रही हैं, या एक ही तरह से जो देखने का हमारा तरीका है, उस उसमें एक नया रंग, एक नया एंगल, एक नया पर्सपेक्टिव कैसे लाना है। और यहाँ तक तो
शायद एक आसान काम है, लेकिन उसको एक शब्दों में पिरो के लोगों तक कैसे पहुंचाना है, और वही चीज़ जिस नज़र से वो देख रहा है उस नज़र से लोग भी देखें, इसी कोशिश का नाम मुझे लगता है कविता है। और इसी का माध्यम बनता है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कवि, क्योंकि बहुत बहुत जितनी एक्साइटिंग चीज़ है उतना ही मुश्किल भी है कविता लिखना। तो आज हम जैसा बात करेंगे कि कविता अलग अलग कवियों ने किस तरह से इस इमोशन को दर्शाया है, किस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं को देखा है, या किस तरह से जब वो कवि की बात करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, या वो जिन मजबूरियों के साथ गुजरता है उसकी बात करते हैं, तो किस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं कविता के माध्यम से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुंवर नारायण की एक कविता के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। और इस कविता का टाइटल है बाकी कविता। तो बहुत छोटी सी कविता है, और मैं चाहूँगा कि जितनी छोटी है उतनी सटल है, तो लोग उस तक पहुँचें, सुनने वाले उस तक पहुँचें, इसी उम्मीद के साथ। बाकी कविता, कुंवर नारायण। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुंवर नारायण साहब बात कर रहे हैं कि कविता लिखते लिखते किस तरह से जो उसका जो एसेंस है वो कैसे कविता जो कवि है उसको खींच के ले आता है कागज़ पर। और आपने जैसे शुरुआत में कहा कि बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और उतनी ही चीज़ें अनकही होती हैं कविता में। मुझे लगता है कि उसी का उसी को दर्शाने की कोशिश है इस कविता में। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर कविता तुमने शुरुआत की सौरभ। और जो उन्होंने लास्ट में कहा कि पूरे अस्तित्व को खींच कर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। बहुत ही कवि कवि किस तरह से खुद को पूरी कविता में उतार लेता है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए समझाना मुश्किल है कि मैं इस कविता से मुझे क्या महसूस हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ लगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि तुम लिखते हो या मैं लिखती हूँ, तो हमारा लिखना अलग है शायद, लेकिन क्योंकि हम कवि भी हैं। और जो वो जो होते हैं कवि जिनकी पहचान, जो अपनी कविता से ही अपनी पहचान बनाते हैं, या जो सिर्फ कवि ही हैं और कुछ नहीं है, वही उनकी पहचान है, वही वही वो हैं। तो ऐसे जो कवि होते हैं, और ऐसे बहुत से कवि हमारे साहित्य जगत में रहे हैं और बहुत कुछ हमारे साहित्य को दे गए हैं। आ, उनका जो स्ट्रगल होता है या उनका जो संघर्ष होता है कविता लिखने का, सफलता पाने की तो दूसरी बात है, लेकिन कविता में उतर जाने का, हम्म, जो जो कहना चाहती है वो कह पाने का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। उनका एक अलग तरह की जर्नी है, एक अलग तरह की परेशानी है, और उतनी एक्साइटमेंट भी है। जैसा मैंने कहा कि जितना काम मुश्किल है उतना एक्साइटिंग है कि जब एक आप कविता पूरी करते हैं और जो आप कहना चाहते हैं वो सक्सेसफुली उतार पाते हैं कागज़ पे, उसकी एक अलग जीत भी है। तो जितनी जितनी कवि के जीवन में जीत आती है उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हार आती हैं, जो जो पढ़ने वाला सुनने वाला नहीं नहीं देख पाता है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और इसमें जो जो भाषा का जो एक रोल है उसमें एक ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कि हम जिस जिस भाषा से लिखते हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो है हम अ, शब्द ना मिल पाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से कवि पहुंचाना चाहता है लोगों तक वो नहीं पहुंचा पाता, या उससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या क्या कहना है? बिल्कुल सौरभ, तुम सही कह रहे हो। मैं मुझे याद आ रहा है, तुम्हारे कहने से मुझे याद आया। मैंने
बचपन में किसी मैगज़ीन में किसी कवि की 4 लाइनें पढ़ी थीं और मुझे कवि का नाम याद नहीं है लेकिन वो लाइनें मुझे याद रह गई और कुछ ऐसी थी कि शायद कवि कुछ ऐसा कह रहे थे कि मैं ताल में पैर डाल के बैठता हूँ जब और पैर की तलवे को छू जाती है कोई चपल सी मछली, उस सुख को, उस सिरहन को यदि मैं शब्दों में व्यक्त कर सकूं तो समझो मैं अपनी मातृभाषा बोल रहा हूँ। वाह, क्या तो बात है, क्या वाह, खूबसूरत, बात खूबसूरत इमेजरी। मातृभाषा की मतलब बात इस बात की है कि जो जो चीज़ें जो होती हैं जो शब्दों में कैप्चर करना बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन शब्दों के अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं जिससे हम उनको व्यक्त कर सके। और वही हमारा कवि के ऊपर कवि का हमारे ऊपर एहसान है वो, कि जो हम नहीं कह पाते हैं वो कहता है और हमें अपने शब्द देता है जिससे हम अपनी चीज़ों को महसूस कर सकें पूरी तरह से। तो इसी से मैं तुम्हें एक कविता सुनाती हूँ। आज मुझे अ, भाषा के ऊपर ही हम चूँकि बात कर रहे हैं तो मैं तुम्हें एक कविता सुनाती हूँ और स्वागत है। कविता का शीर्षक है भाषा से परे। अभी हम जो बात कर रहे थे ठीक उसी पर कविता है, भाषा से परे, और कवि का नाम है कुमार अंबुज। सरसराहट की भी जो एक भाषा है, जैसे चचहाहट की और चुप्पी की, धूप की, उदासी की और चंद्रमा के दिखने की भी एक भाषा है, जैसे अन्याय के दृश्य की और निद्रा लेहर लेने वाले स्वर की, जैसे बड़ई के रंदे की और नाविक के चप्पू की जो भाषा है। इन अनंत भाषाओं के बीच जो जानी पहचानी सी भाषाएं हैं चलन में, उनमें से एक भाषा के सामर्थ्य के कोलाहल और एकांत में रहता है कवि। मनुष्य द्वारा बना ली गई भाषाओं के बाहर जो भाषाएं हैं असंख्य और अकूत, उन सब को अपनी भाषा में जगह देता हुआ, उनकी ध्वनियों क्यों और खामोशियों को ठोक पीट कर काम लायक बनाता, समाज के हाशिए पर बैठा हुआ, जैसे ठीक बीच में, एक दिन जो उसकी बेचैनी है उससे कहती है, भुगतो तो उसकी यातना भी जो दी जा रही है निरपराध को। चीख के बाद के एक स्त्री के मौन में जाकर रहो, नींद में रह रही उसकी सिसकी में ठहरो, और उस नीली लौ में जो बुझने से पहले निर्बल दीप शिखा के पेराबुलों में चमकती थी तेज, और उस कराह में जो गरीबी से पैदा होती है। लिखो हमारे प्रेम को अमर असमर्थ भाषा के किसी समर्थ दिखते कमज़ोर से शब्द में। एक कोशिश के गर्भ में रहो और देखो कि वह निष्फल न हो इस बार। नश्वर में रहते हुए अनश्वर की तरह जो जीवन है, प्रकाश के वृत्त के बाहर जो निर्वचन अंधकार है, खींच कर लाओ उसे भी भाषा की परिधि में। भाषा की लाठी के सहारे ही चढ़ना होगा भाषा से परे का यह दुर्गम आकर्षक पहाड़। वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। कितना कुछ कह गए कविता में। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आप सोचिए कि एक-एक जो जो मेटाफर्स है या जो अपनी बात कहने का तरीका है उनका, कि प्रकाश के वृत्त के बाहर जो निर्वचन है, अंधकार है, खींच कर ला उसे भी भाषा की भाषा की परिधि में। परिधि में। तो यही यही मेरे ख्याल से जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि यही काम है कवि का, और यही काम कितनी बखूबी से वो करता है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है, उन चीज़ों के लिए जिनके पास लोगों के लिए शब्द नहीं होते। उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का जो ज़िम्मा है, जो ज़िम्मेदारी है, उसको कवि निरंतर जो है पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाता है। और वही उसे कवि बनाता है। तुम्हें याद होगा सौरभ, एक बार हम धूमिल की चर्चा कर रहे थे और एक कविता मुझे लगता है घर के बारे में थी कि मेरे घर में 4 जोड़ी आंखें हैं, और हम बात कर रहे थे कि शायद एक गरीब परिवार, एक साधारण सा परिवार, घर में हज़ार परेशानियां हैं, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, उनकी तरफ कोई देखता नहीं है, और कोई नहीं सोचता है कि वहाँ भी प्यार है, वहाँ भी बहुत बहुत कुछ गहरा है एक्सप्लोर करने के लिए। और कवि वहाँ पर टॉर्च मारता है हम्म, हम्म। और उस चीज़ को बाहर प्रकाश में लेकर आता है अपने शब्दों के द्वारा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि यही चीज़ कवि को कवि बनाती है।
और जो जो साथ में इसके जो परेशानियां आती हैं, जो ये एक मुश्किल काम है, और इसके साथ एक लिखने की जो टेक्निकलिटी है उसकी तो दिक्कत है ही है। और जो साथ में समाज की तरफ से जो दुश्वारियाँ आती हैं अ, कवि पर, चाहे उसकी मुफलिसी की बात करें, चाहे मतलब जिस हालात में कवि रहता है उसकी बात करें, ये एक अलग तरह का एस्पेक्ट है कवि होने का, जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती है। बात कविता या कविता की शैली पर या उसकी टेक्निकलिटी पे, उसकी वोकेबलरी पर जाके सीमित हो जाती है। पर केवल वो चीज़ें नहीं है जो कवि को डिफाइन करती हैं। उसका एक जो सामाजिक पहलू है कि किस तरह से कवि जैसा कि पुराना एक अब तो आजकल तो काफ़ी ये यूट्यूब आने की वजह से और बहुत सारी चीज़ें आने की वजह से बहुत सारे माध्यम आ गए हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। लेकिन जब एक दौर था जब सिर्फ मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तब तब ये चर्चाएं रहती थी कि किस तरह का जीवन और कितना मुश्किल जीवन है और कितना मुश्किल है कवि बनना। शायद बिल्कुल। इसीलिए लोग इतनी एंथुजियास्टिकली उसको चूज़ नहीं करते थे एज अ प्रोफेशन। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कविता का। तुम्हें निराला का शायद वो किस्सा पता होगा सौरभ। आ, ठीक से याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि निराला को एक बार एक कवि सम्मेलन से निमंत्रण आया और उन्होंने कहा कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आप यहाँ आइए, कविता पढ़िए। तो निराला, चूंकि निराला थे और उनके पास तो बहुत पैसे रहते नहीं थे बिल्कुल, तो वो इसी तरह से उकता कर कहने लगे कि आपके निमंत्रण का क्या मैं अचार डालूं, आप पैसे टिकट नहीं भेजेंगे तो मैं आऊँगा कैसे। तो सही बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी एक कविता, ये भी एक कवि होने का एक पहलू है जो अक्सर छूट जाता है लोगों से जब बात करते हैं कविताओं के बारे में या कवि के बारे में। तो इसी तर्ज पे एक केदारनाथ अग्रवाल साहब की एक कविता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो उसका ज़रूर। उसका टाइटल है दूर कटा कवि मैं जनता का। तो कविता कुछ इस तरह से है कि दूर कटा कवि मैं जनता का, केदारनाथ अग्रवाल। दूर कटा कवि मैं जनता का, कच कच करता कचर रहा हूँ अपनी माटी। मिट मिट कर मैं सीख रहा हूँ गतिपल जीने की परिपाटी। कानूनी करतब से मारा, जितना जीता उतना हारा। न्याय ने सब समय खा गया, भीतर बाहर धुआं छा गया। धन भी पैदा नहीं कर सका, लूट खसोट जहां होती है। तेरी मेरी ताब वहां खोटी है, मिली कचहरी इज्जत थोपी। पहना थोथा उतरी टोपी, लिए हृदय में कविता थाती। मैं ताने हूँ अपनी छाती। बहुत सुंदर। तो इस तरह की एक छोटी सी कविता में उन्होंने जो हम बात कर रहे हैं उसके एक सामाजिक एस्पेक्ट की या उसके एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, उसके बारे में किस तरह से उन्होंने बताया है उसको कि कि किस तरह की समस्याओं में उलझा रहता है कवि। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे हृदय में सिर्फ कविता लिए लिए घूमता है, और शायद वो कभी वो हृदय की जो कविता है या जो कविता वो लिखता है वो एक टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके लिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है सौरभ, हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए इन सभी कवियों का, जिन्होंने जो चीज़ है कुछ जो हम कह सकते हैं कि शायद वो छोड़ सकते थे, या अगर वो छोड़ देते, क्योंकि इतनी उस सफ़र पे चलना कितना मुश्किल है, और उस पे सफलता सफलता पाना और जो ज़िंदगी के जो सुख साधन होते हैं उनको पाना कितना मुश्किल है। मगर उन मुश्किलों के बावजूद वो चलते रहते हैं। कोई विजन है उनका अपने लिए, कोई चीज़ है जो उन्हें छोड़ने नहीं देती है, और वो हम्म, चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये शायद दुश्वारी भी है कवि की, कि वो चाह कर भी अगर चाहे तो कविता उसे नहीं छोड़ेगी। हाँ। क्योंकि जो विचार हैं और जो थॉट्स हैं, जो जो चीज़ें जिस तरह से वो देखता है, जो नज़र दी है ऊपर वाले ने उसे, वो उसका पीछा करती रहेगी, भले ही उसको वो कागज़ पे उतारे या ना उतारे। एक दुश्वारी भी है। और जैसा कि मुझे ठीक से याद तो नहीं कि ये अहमद फराज का शेर है या किसका है कि करूँगा क्या अगर हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो मोहब्बत के सिवा कुछ काम भी नहीं आता। तो यही नाकामियाँ, यही दुश्वारियाँ जो हैं वो
शायर कवि के की साथ भी भी है। पेश हैं, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल उनके साथ भी पेश आती हैं। और एक एक तो मतलब जहाँ तक कमर्शियल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, या कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं आजकल, जिस तरह से कविता को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि उसको फिल्मों के लिरिक्स में भी देखा जाता है, उसमें भी कविताओं ने अपना घर कर लिया है। डायलॉग्स में जिस तरह से लोग इसको यूज़ करते हैं, या आजकल जो जो रैप के गाने बन रहे हैं वहाँ पर रिदम की बात हो रही है, वहाँ पर भी कुछ अच्छे संदेश जा रहे हैं, जिस तरह के लोग लिखकर उस कविता को एक अलग माध्यम से पेश करते हैं। तो तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि ये बहुत एक अच्छा, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि गानों में, चाहे वो किसी भी माध्यम से हों, भले ही वो फिल्मी गाने हों, भले ही उसे कोई हिकारत की नज़र से देखे, लेकिन जहाँ पे कविता है वहाँ पे कुछ अच्छा ही है। और जहाँ पे कविता जाती है, जहाँ पे कवि जाता है, वो वहाँ के डिस्कोर्स को और ऊंचा करता है और अच्छा करता है। तो मुझे लगता है, लेकिन ये बात सच है कि शायद बहुत से कवि ऐसे रहे हैं जो उस तरह से, पूरी तरह से कमर्शलाइज होने से शायद उस उनको, शायद वो खुद को कम करके देखते हो, या शायद दुनिया उन्हें कम करके देखती हो, या शायद उनके और कवि उन्हें कम करके देखते हो। अभी कुछ दिन पहले मैं राही मासूम राजा साहब की किताब पढ़ रही थी, और उसमें उनके बारे में जो आगे लिखा था उसमें यही लिखा था कि क्योंकि वो फिल्मों में काफ़ी डायलॉग वगैरह लिखते थे, तो इसलिए उनको उनके जो बाकी लेखकगण थे उस समय के, उनको थोड़ा सा कम मानते थे उस वजह से। हम्म। तो क्योंकि ये भी बात सच है कि ये जो पॉपुलर मीडियम है, ये आपकी कविता को लिमिट तो करता है ना, क्योंकि आपको फिर वो लिखना है जो बिकता है, और आप जो लिखना चाहते हैं या जहाँ पर आप बात को पहुँचाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेलेबल हो, इसलिए वो बिक जाए मार्केट में। तो आपको डेफिनेटली एक कॉम्प्रोमाइज़ तो शायद करना पड़ता ही होगा। आप बिल्कुल अपनी शर्तों पे तो नहीं लिख पाएंगे फिर। बिल्कुल। और जैसा कि मेरे ख्याल से 70s में या 60s में जब ये दौर शुरू हो रहा था फिल्मों में गाने आने का, मुझे याद नहीं है मैं किसका इंटरव्यू सुन रहा था, शायद जावेद अख्तर साहब का था, कि जब वो पुरानी उस समय की बात कर रहे हैं 70s और 80s में, जब गाने बहुत चल रहे थे और उर्दू का जो शुरू हो रहा था चलन गानों में आने का, तब अ, तब वो किसी को कोट कर रहे थे, शायद साहिर लुधियानवी साहब को, कि मतलब पहले लिरिसिस्ट बनने के लिए एक अच्छा शायर होना ज़रूरी है। तो एक ऐसा चलन बन गया था कि आप अच्छे शायर हैं तो उसके बाद आप अच्छे गीत लिख सकते हैं, या अच्छे कहानियाँ लिख सकते हैं फिल्मों में आकर। तो एक अच्छा जो शायर है, एक अच्छा कवि बनने का एक प्रेरेक्विजिट हो गया था वो, प्रीरिक्विजिट हो गया था फिल्मों में आने के लिए। तो तो भी एक ये भी एक बड़ा ही अलग सा पहलू है कवि होने का। लेकिन ये हमारी शायद अभी की सोच है, जो उस चीज़ को हम उस चीज़ को अजीब तरह से नहीं देखते हैं, बल्कि हम उस चीज़ को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक कविता सुनाती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा लगेगा कि कवि का क्या परसेप्शन है अपने बारे में, जब वो अपने गीत बेचता है तब। वाह, स्वागत है। तो मैं तुम्हें एक सुनाती हूँ, ठीक, थोड़ा सा रिलेटेड है, पूरी तरह से नहीं, पर फिर भी सुनाती हूँ। गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है, गा कर देखें, ये गीत गजब का है, ठा कर देखें। ये गीत ज़रा सूने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बड़ाई से बढ़ जाता है। ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी ये मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली का हवा है हुजूर, ये गीत तपैदे की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी हैं, दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ।
जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ। इन दोनों की दोहरा है कवि धंधा, हैं दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंघा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है ये खादी का, ये गीत पित्त का है ये बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी हैं ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर गया लग गया हटाता हूँ, कहा की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। वाह, क्या खूबसूरत कविता है। ह्यूमरस भी है, और साथ में जिस तरह का उन्होंने एक गीतों की जो दुकान हमारे सामने लगा दी, वो अपने आप में उसमें एक मजबूरी भी दिखाता है शायर की, गीत लिखने वाले की। और हर हर तरह का उसका एक रंग दिखा दिया। बहुत ही खूबसूरत है कविता। बिल्कुल। और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में ये शायद थोड़ी अलग तरह की कविता मुझे लगता है, बाकी कविताओं से उनकी थोड़ी अलग कविता है। हालांकि उन्होंने कई अलग अलग तरह की कविताएं लिखी हैं, पर उनमें से एक अलग अलग किस्म की है एकदम। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये हमें फिर से सर्कल करते हुए उसी बात पे ले जाता है जहाँ से हमने बात शुरुआत की थी, कि कवि जो है जब कविता को अपनी नज़र से देखता है, या अपनी लिखी हुई कविता या लिखने के प्रोसेस को देखता है, तो इस तरह की गीत, इस तरह की कविताएं सामने आती हैं। और उन्हीं अलग अलग पहलुओं पे आज हमने बात की। हमने बात की कि कैसे कविताएं कुछ अधूरी रह जाती हैं, या कुछ जिसमें जो अनकही बातें हैं। हमने बात की उसके उसके जो भाषा का जुड़ाव है, या भाषा किस तरह से उसको पूरा या अधूरा करती है, छोड़ती है। और हमने बात की कि उसका जो एक अलग एस्पेक्ट है, पर कवि का जो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है, या उसका जो सामाजिक दृष्टिकोण है, वो किस तरह से है। तो अ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे संगीता जी? बस मैं अपने दोस्तों को तो फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बातों पर बात करके तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया सौरभ, और उम्मीद करती हूँ हमारे दोस्तों को भी आया होगा, और वो इसी तरह से सुनते रहेंगे सुनाते रहेंगे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल। और आज उम्मीद है कि आपको सारा जो कविताएं आपके सामने रखी वो पसंद आई होंगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कविताएं सुनते रहें, पढ़ते रहें, अगर लिखते हैं तो लिखते रहें। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते।